हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवों में जनन का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि निषेचन और निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में हम लोग बात किए थे। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे थे और हमने क्या किया था, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को 3 भागों में बांटा था। पहली घटना जो थी जिसको हम बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन के पहले होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हम लोग बात किए थे युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण। फिर से दूसरे में हम लोग बात किए थे निषेचन का। निषेचन में हम लोगों ने बात किया था कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। और वहाँ पे हम लोग देखे थे कि निषेचन को 2 भागों में बांटा गया था। निषेचन के स्थल पर, मतलब नर तथा मादा युग्मक कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग निषेचन को 2 भागों में बांटे थे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन में हम लोगों ने बात किया था कि जब नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन मादा प्राणी के शरीर के बाहर किसी अन्य माध्यम में, बाह्य माध्यम में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। वहाँ पर हम लोग देखे थे कि जैसे उभयचर प्राणी हो गए, मछली हो गए, इनमें क्या होता है, शैवाल हो गए, इनमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों को बाह्य माध्यम में जल में छोड़ दिया जाता है और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल करके निषेचन करते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग देखे थे आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो आंतरिक निषेचन में हम लोगों ने बात किया था कि निषेचन की वह प्रक्रिया, अर्थात नर तथा मादा युग्मक जब मादा प्राणी के शरीर के अंदर आंतरिक माध्यम में मिलते हैं तब उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। फिर से हम लोग बात किए थे कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जो बाह्य निषेचन है वो क्या है, ये संयोग से होने वाली क्रिया है, और जबकि आंतरिक निषेचन क्या है, एक सुनिश्चित क्रिया है। क्योंकि बाह्य निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों को बाह्य माध्यम में छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से इनके मिलने की संभावना क्या होती है, कम होती है। जबकि आंतरिक निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का मिलन क्या होता है, मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है, इसलिए ये निषेचन की क्रिया अधिक सुनिश्चित होती है। तो बाह्य निषेचन में क्रिया क्या होती है, संयोगवश होती है, इसलिए इस क्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए बाह्य निषेचन में प्राणियों के द्वारा अधिक संख्या में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। जबकि आंतरिक निषेचन सुनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, केवल नर युग्मकों का निर्माण अधिक संख्या में होता है, जबकि मादा युग्मक सीमित संख्या में होते हैं, ठीक है। फिर से हम बात किए थे बाह्य निषेचन में चूंकि युग्मक ज़्यादा बन रहे हैं, तो अगर उनका मिलन होगा तो निषेचन होगा, और निषेचन होने से अधिक संख्या में जीवों का निर्माण होगा। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या है कि मादा युग्मकों की संख्या सीमित है। जैसे मनुष्य में बात करें तो जनरली एक ही मादा युग्मक होता है, तो सामान्यतः क्या होता है, एक बार में एक ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सीमित संख्या में नए संततियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर से हम बात किए थे कि बाह्य निषेचन में जो उत्पन्न जीव है उनकी उत्तरजीवता कम होती है, क्योंकि बाह्य भक्षी प्राणियों द्वारा इनके क्या होने जाने की, नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या है, निषेचन अंदर होता है, आंतरिक माध्यम में होता है, मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है, इसलिए वो क्या होता है, उससे जो उत्पन्न जीव होगा उसकी उत्तरजीवता अधिक होती है। फिर हम लोग देखे थे कि चूंकि बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या है कि सीमित संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की खपत होती है। तो इतना हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। अब हमको पढ़ना है निषेचन पश्च घटनाएं। तो नाम से ही स्पष्ट है, निषेचन के पश्चात अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के पश्चात होने वाली घटनाओं को हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करते हैं।
निषेचन के निषेचन के निषेचन के पश्चात अर्थात अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इसके अंतर्गत निम्न दो घटनाओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न दो घटनाओं को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जी? तो इसमें पहली घटना जो हो जाएगी उसका नाम है युग्मनज का निर्माण। क्या है जी? युग्मनज का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। युग्मनज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जो दूसरी घटना इसके अंतर्गत आती है उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है जी। तो निषेचन के बाद जो भी घटनाएं होंगी उसको हम लोग इस निषेचन पश्च मतलब क्या होता है? बाद में। उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसके अंतर्गत कितनी घटनाएं होती है जी? तो ये दो घटनाएं होती है। युग्मनज का निर्माण होता है और दूसरा क्या होता है जी? भ्रूणोद्भव होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आप इसका पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग लगाते हैं हम लोग कि युग्मनज का निर्माण। पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है जी। तो निषेचन के बाद अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के पश्चात जो द्विगुणित संरचना प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात अर्थात
अर्थात नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी द्विगुणित द्विगुणित को हम लोग किससे सूचित करते हैं जी? 2n। द्विगुणित संरचना युग्मनज कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। ठीक है जी। युग्मनज क्या होता है? सदैव द्विगुणित होता है। जैसे युग्मक सदैव क्या होता है? अगुणित होता है। अगर निषेचन हुआ तो युग्मनज हमेशा क्या होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है। युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है। सदैव द्विगुणित मतलब 2n होता है। अब देखिए, जैसे मनुष्य क्या करता है? जनन करता है, तो पहले फेज में क्या होगा? निषेचन पूर्व घटनाएं होंगी, तो उसमें युग्मक का निर्माण होगा और नर युग्मक शुक्राणु मादा के योनि मार्ग से होते हुए मादा के जनन पथ में प्रवेश करते हैं और फैलोपियन नलिका में उपस्थित मादा युग्मक अंडाणु से संयोग करते हैं, मतलब युग्मकों का स्थानांतरण हो गया। ठीक है। स्थानांतरण होने के बाद जब दोनों मिल गए तो उसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन हो गया, दोनों का मिलना निषेचन हो गया। अब दोनों के मिलने के बाद मतलब निषेचन के पश्चात जब नर तथा मादा युग्मक मिल जाते हैं तो जो संरचना बनती है उसका नाम क्या है? युग्मनज। और वो संरचना हमेशा क्या होती है? द्विगुणित होती है। अगर निषेचन हुआ तो युग्मनज हमेशा क्या होगा? द्विगुणित, क्योंकि हमको पता है कि युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और जब दो अगुणित युग्मक मतलब n और n मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। चीजें स्पष्ट हो गई? अब देखिए, युग्मनज जो होता है नो, जनक और संतति पीढ़ी के मध्य की योजक कड़ी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करता है? निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है। तो युग्मनज जनक पीढ़ी तथा संतति पीढ़ी के मध्य का योजक कड़ी होता है। कड़ी होता है अर्थात यह पीढ़ी की निरंतरता को अर्थात यह पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। बनाए रखता है। पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है जी। अब देखिए, कोई भी जंतु या कोई भी जीव, जंतु हो सकता है या पादप हो सकता है, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? जीव के नाम से जानते हैं। कोई भी जीव जिसमें लैंगिक जनन होता है उसके जीवन की शुरुआत, उसके मतलब नए जीव के जीवन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? युग्मनज से होती है। तो किसी भी जीव के जीवन की पहली कोशिका क्या होती है जी? युग्मनज होती है। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसको लिखते हैं, लैंगिक जनन करने वाले लैंगिक जनन करने वाले किसी भी
जीव की जीवन की शुरुआत किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत युग्मनज से होती है, युग्मनज से होती है। इसी को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, अर्थात युग्मनज किसी जीव के जीवन की किसी जीव के जीवन की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है जी। जैसे हम लोग बात करते हैं, अपना ही बात कर लेते हैं, मनुष्य का बात कर लेते हैं, चाहे हम हो या आप हो, किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत किससे हुई है? एकमात्र कोशिका से हुई है। हमारी शुरुआत या आपकी शुरुआत या आपके माता पिता की शुरुआत, किसी की भी शुरुआत एक ही कोशिका से हुई है, जिसका नाम क्या है जी? युग्मनज हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इकाई का मतलब होता है जिससे मिल करके किसी चीज का निर्माण हुआ है। तो हमारे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। और पहली कोशिका कौन है? युग्मनज है। ठीक है। तो युग्मनज में बार बार क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते कोशिकाओं का समूह बना है। और कोशिकाओं के समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तक के नाम से जानते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्रों का समूह क्या कहलाता है? वो सब मिल करके किसी जीव के शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं, क्योंकि एकमात्र कोशिका युग्मनज है जिसमें बार बार विभाजन होने से क्या हुआ है? किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ा करना है, इमारत खड़ा करना है, तो पहले क्या रखा जाता है? नींव रखा जाता है, ईंट रखा जाता है। ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो हम क्या हो जाता है? दीवार खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो किसी बिल्डिंग में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे ईंट है, कंक्रीट है, सीमेंट है, बालू है, रड है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ईंट है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, पौधे या जंतु के शरीर में बहुत सारे क्या है? कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? कोशिका है। जैसे हमारे शरीर में कोशिका है, बहुत तरह के क्या है, हड्डियां हैं, वो सभी किससे मिलकर के बनी हुई है? कोशिकाओं के मिलने से ही बनी। हमारे शरीर में क्या है? लिक्विड भी है, तब जाके शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत युग्मनज से होती है, अर्थात युग्मनज किसी जीव के जीवन की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। अब हम लोग इसका, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब जो निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत जो दूसरी घटना आती है, जिसको हम लोग भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे दूसरे नंबर में, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। जब इस शब्द को तोड़ेंगे, बायोलॉजी में शब्दों को तोड़ने से परिभाषा अपने आप अधिकांश जगहों पर निकल जाता है।
भ्रूणोद्भव दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, भ्रूण प्लस उद्भव। भ्रूण का मतलब होता है वो संरचना जिससे किसी नए जीव के जीवन की शुरुआत होती है, और उद्भव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। ठीक है, तो जो युग्मनज होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, कोशिका विभेदन की प्रक्रिया होती है, जिसके वजह से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है जी, तो भ्रूणोद्भव क्या हो गया, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। ठीक है, युग्मनज से युग्मनज से युग्मनज से भ्रूण, जिसको हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। अब कैसे होता है भ्रूणोद्भव, तो युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के साथ साथ कोशिका विभेदन होता है, जिसके वजह से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन एवं कोशिका विभेदन से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें नई बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका या मात्र कोशिका के क्या हो, समान हो। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से हमेशा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से चार नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और नई बनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो मात्र कोशिका है या जनक कोशिका है उसकी क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। तो युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन होता है नो, तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके वजह से क्या होता है, भ्रूण के आकार में वृद्धि होती है। और कोशिका विभेदन का मतलब होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का संगठित होकर के अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करना, और अलग अलग प्रकार के ऊतक जब एक साथ मिल जाते हैं तो अंग बना देते हैं, और विभिन्न अंग एक साथ मिल करके क्या कर देते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, हम क्या बोले, किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत मात्र एक कोशिका से होती है, जिसको हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं, एक ही कोशिका है। अब उसमें बार बार समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और उन कोशिकाओं में से जो एक तरह की कार्य करने वाली हैं, जिनकी उत्पत्ति समान है, वो एक जगह एकत्रित हो गई। और आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे 9th क्लास में, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि वैसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और वैसी कोशिकाएं जो संरचना और उत्पत्ति में समान है, कोशिका विभेदन के फलस्वरूप एक जगह एकत्रित होकर के उत्तक का निर्माण करती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और संरचना अलग है, अलग अलग क्या करती है, अनेक प्रकार के उत्तकों का निर्माण कर लेती है, और समान प्रकार के उत्तक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसा हम मान लेते हैं, हम अपने हार्ट का एग्जांपल लेते हैं, या किसी भी जीव का हार्ट है, तो हार्ट में क्या होता है,
हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, संकुचन और शीतलन का गुण होता है, मतलब सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है। ठीक है, तो उसकी कोशिकाएं उसी तरह के कार्य को करने के लिए क्या है, अनुकूलित हैं। और हार्ट की कोशिकाओं को हम लोग कार्डियक सेल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत तरह इस तरह की कोशिकाएं जिसमें संकुचन और शीतलन का गुण पाया जाता है, जब मिलती है तो ऊतक बना देती है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या कर देते हैं, हार्ट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, हृदय का निर्माण हो गया। अब चूंकि हृदय एक अंग है जो अकेले नहीं कार्य कर सकता, हृदय के साथ कई तरह की क्या है, रुधिर वाहिनियां हैं, सीरा है, धमनी है, केशिका है, तब जाके मिलकर के किसका निर्माण होता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र। एक अंग तंत्र में, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। और बायोलॉजी में अगर कहीं भी तंत्र आ गया तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। जैसे हार्ट में क्या है, हार्ट मुख्य अंग है। ठीक है, मेन ऑर्गन क्या है, परिसंचरण तंत्र का हार्ट है। उसके साथ क्या है, रुधिर वाहिनियां हैं, और क्या है, रुधिर है। ये तीनों जब मिलते हैं ना, तब क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, लंग्स का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है। श्वसन तंत्र में क्या है, श्वसन तंत्र में भी वही है, फेफड़ा है, और क्या है, रुधिर वाहिनियों का भी उसमें योगदान है। श्वसन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम वायु को लेते हैं और वायु में से केवल ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, केवल ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और श्वसन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो युग्मनज में जो समसूत्री विभाजन होता है ना, वो एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या तो समान होती है, लेकिन यहाँ पर जो कोशिका बनती है उसके आकार में वृद्धि नहीं होती। जैसे देखो, एक कोशिका है, एक कोशिका है, ये कोशिका इतनी बड़ी है, और इससे क्या हो गया, अगर समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिका बन जाती है। तो देखिए, इन दोनों कोशिकाओं का आकार क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, और अब 2 से 4 बना तो यहां से हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन होता है ना, एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या में तो वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका के आकार में नहीं वृद्धि होता है। और इसको हम लोग एक विशेष नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, विदलन, क्लीवेज के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन से क्या होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन से भ्रूण के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, नोट करते हैं इसको। युग्मनज में समसूत्री विभाजन से भ्रूण के आकार में वृद्धि होती है, समसूत्री विभाजन से भ्रूण के आकार में वृद्धि होती है, जबकि जबकि कोशिका विभेदन से जबकि कोशिका विभेदन से अलग 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 प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं
एकत्रित होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग एकत्रित होकर, जिसका प्रकार एक समान होगा वो एक साथ, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग एकत्रित होकर एकत्रित होकर एकत्रित होकर उत्तक का निर्माण तथा उत्तक एकत्रित होकर अंग का निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के अंग एवं विभिन्न प्रकार के अंग एक साथ मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंततः विभिन्न अंग तंत्रों के और अंततः विभिन्न अंग तंत्रों के मिलने से जीव शरीर का निर्माण होता है। जीव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है जी, इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं एक फ्लोर चार्ट से भी आपको बता देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम क्या बात किए, इसको हम ऐसे समझा देते हैं कि जैसे युग्मक है, नर युग्मक है तो ये क्या होगा, अगुणित होगा। ठीक है, और मादा युग्मक है तो ये भी क्या है, अगुणित है। ये दोनों आपस में मिले, मतलब ये दोनों आपस में मिल गए तो n प्लस n क्या हो गया, 2n। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। ये है फर्टिलाइजेशन। क्या है जी, फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया युग्मनज। युग्मनज हो गया ना जी। और ये देखो क्या हो गया, n और n कितना हो गया, 2n हो गया। अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन और कोशिका विभेदन। इसमें क्या हो गया जी, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन और कोशिका विभेदन। तो देखिए इससे जीव शरीर का निर्माण होगा, लेकिन बीच में एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भ्रूण है, भ्रूण पता है किसको कहते हैं, वो संरचना
जब किसी जीव के शरीर के अंगों का निर्माण शुरू हो रहा होता है, ठीक है, उसी को भ्रूण कहते हैं। तो युग्मनज से और जो संतान है उसके मध्य में एक संरचना बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण, और इसी में विकास होने से एक निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, जीव के शरीर का निर्माण होता है, जीव शरीर का निर्माण होता है, ठीक है जी, जीव शरीर का निर्माण होता है। और ये अलग अलग तरीका होता है। जैसे देखिए भ्रूण का विकास हो रहा है, तो भ्रूण का विकास हो सकता है कि जीव के शरीर का अंदर हो या हो सकता है शरीर के बाहर हो। वैसे प्राणी जो अंडा देते हैं, अंडा जैसे पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, ठीक है, उभयचर हो गए, ये सब क्या करते हैं, निषेचित अंडों को क्या करते हैं, इसमें हम देखे तो क्या अंडा निषेचन हो गया, निषेचित अंडे को दे दिए, और उस अंडे अंडे में क्या होता है, भ्रूण उपस्थित है, भ्रूण उपस्थित है, धीरे 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 विकास होता है, और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो निश्चित अवधि के बाद जो अंडे का आवरण जो होता है ना, कठोर आवरण होता है, कैल्शियम युक्त आवरण होता है, वो फटता है और उससे उसके अंदर से क्या होता है, नवजात शिशु जन्म लेता है, बाहर आता है, ठीक है। जैसे हम लोग मनुष्य का बात करें, जितने भी विकसित स्तनधारी हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, एक शिशु का जन्म होता है। मतलब भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है, निषेचन हुआ है मादा शरीर के अंदर, वहीं पे हो रहा है। तो भ्रूण के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर जो प्राणी होते हैं ना, जो जंतु होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हेडिंग लगाएंगे हम लोग, भ्रूण के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर, भ्रूण के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर प्राणी दो प्रकार के होते हैं। आप लोग इसके बारे में जरूर सुने होंगे, ठीक है। जो अंडे देते हैं और एक दूसरा क्या हो जाएगा, जो शिशु के रूप में अपने नवजात संतति को जन्म देते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंड प्रजक, या इसी को बोला जाता है अंडज। क्या बोलते हैं जी, इसको अंड प्रजक, या इसी को हम लोग अंडज के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको ओविपेरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है जरायुज, या इसी को बोला जाता है सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, इसको बोलते हैं वीविपेरस, ठीक है जी। देखिए हम ये वर्गीकरण किस आधार पर किए हैं कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके आधार पर वर्गीकरण किए हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं हम, अंडज या अंड प्रजक, अंड प्रजक, या इसी को हम लोग बोलते हैं अंडज, ओविपेरस। वैसे प्राणी जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अंड प्रजक कहलाते हैं, ठीक है जी। वैसे प्राणी, वैसे प्राणी जो, वैसे प्राणी जो अंडे देते हैं,
अंड प्रजक कहलाते हैं। अंड प्रजक, अंड प्रजक कहलाते हैं। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, निषेचित अंडे को देते हैं, और उसमें क्या होता है, इनका अंडा जो होता है नो कठोर कैल्शियम युक्त आवरण से ढका होता है, जिसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, और पूर्ण रूप से भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण से क्या हो जाता है, शिशु विकसित हो जाता है। तो पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद निषेचित अवधि के बाद कैल्शियम युक्त कठोर आवरण क्या हो जाता है, टूट जाता है, और नवजात शिशु क्या होता है, नवजात संतति उससे बाहर होता है, आता है। ठीक है, लिखिएगा, इन प्राणियों का, इन प्राणियों का अंडा कठोर कैल्शियम युक्त, कैल्शियम युक्त आवरण से ढका होता है, ढका होता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है, तथा पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद, हो जाने के बाद कैल्शियम युक्त आवरण, कैल्शियम युक्त आवरण, कैल्शियम युक्त आवरण टूट जाता है, टूट जाता है, एवं एवं नवजात संतति, नवजात संतति बाहर आता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, तो इसका एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। अधिकांश पक्षी जो हो जाएंगे, अधिकांश पक्षी उभयचर सरीसृप ठीक है जी, अधिकांश पक्षी, आप लोग भी बहुत अंडा खाते होंगे जी, मुर्गी का अंडा खाते होंगे कि मुर्गा का अंडा खाते हैं। ये जो दुकान पर जो अंडा मिलता है वो किसी न किसी पक्षी का होता है। बत्तख का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है, कबूतर का अंडा होता है। तो अधिकांश पक्षी क्या होते हैं, अंडों के रूप में अपने शिशु को जन्म देते हैं। ये अंडा और कुछ नहीं है, ये युग्मनज है। हाँ, युग्मनज क्या है, वही क्या है, वो अंडे के रूप में बाहर आ गया है, और उसमें क्या हो रहा है, पीला पीला अंडा में आप लोग देखते होंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में योक के नाम से जानते हैं। तो उसी से क्या होता है, भ्रूण बनता है, और पूर्ण विकसित हो जाएगा। जब पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, अंग बनते गए, अंगों के आपस में मिलने से अंग तंत्र बनते हैं, विभिन्न अंग तंत्र जब बन जाते हैं, पूर्ण रूप से जब शिशु विकसित हो जाता है, तब क्या होता है, उसके आवरण को टूटने से वो नए संतति क्या होता है, बाहर आता है। तो यहाँ पे भ्रूण का विकास क्या हो रहा है, बाहर माध्यम में हो रहा है, अंडे में हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी सरीसृप जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, जितने भी आते हैं सरीसृप में, उन सब में ये होता है। उभयचर में जैसे मेढक हो गया, मछलियाँ हो गई, इन सब में यही होता है, अंडा होता है। ठीक है, अब फिर से हम लोग बात करेंगे दूसरा जरायुज या सजीव प्रजक के बारे में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, तो दूसरा हम हेडिंग देते हैं जरायुज या सजीव प्रजक।
विविपेरस। ठीक है जी। वैसे प्राणी जो पूर्ण विकसित विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाएंगे? सजीव प्रजक कहलाएंगे। वैसे प्राणी जो जो नए संतति के रूप में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं सजीव प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक क्या जी कहलाते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें भ्रूण का विकास कहाँ होता है जी? भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा का जो क्या है प्रजनन तंत्र है उसके अंदर होता है। इनमें 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 भ्रूण का विकास मादा प्राणी के शरीर के अंदर होता है तथा पूर्ण विकसित होने के बाद यह शिशु के रूप में प्रसव क्रिया से बाहर आता है। ठीक है जी। शिशु के जन्म के जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये चैप्टर क्या है? इंट्रो है, सभी चीज़ें बाद में आएंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी? जितने भी स्तनधारी हैं सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्तनधारी। ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जितने भी स्तनधारी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है एक। ठीक है। एक स्तनधारी ऐसा है जो क्या करता है? अंडा देता है, जिसका नाम है डकविल। तो इसको हम लोग एक्सेप्शन में मेंशन करेंगे। एक्सेप्शन तो सभी जगह हो जाता है जी। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन मिलते हैं, यहाँ पे तो एक्सेप्शन कम है। डकविल या इसी को हम लोग प्लेटिपस मात्र एक स्तनधारी है जो अंडा देता है।